हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले जो है 8 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। सारे जो हैं सारे सेट में इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, जो कि अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसके लिए जो है बहुत ही यूजफुल होगा। जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, सीडीपीओ, एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें जो है जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए जो है ये जीके जीएस प्रैक्टिस सेट बहुत ही यूजफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। आप जो अपना जीके जीएस जो है बूस्ट कर सकते हैं किसके, एमसीक्यू के थ्रू, क्योंकि जो अच्छे अच्छे लेवल के इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू डिस्कस किए जाते हैं उसके संबंधित जो है बहुत सारे फैक्ट आपको बताए जाते हैं जो भी ऑप्शन से संबंधित रहता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माई एग्जाम आपके नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त जो है आपके किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसको शेयर कर दीजिए ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला अपकमिंग सारे एग्जाम के लिए, क्योंकि सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे जो है कंटेंट कुछ ना कुछ प्रोवाइड आपको कराया जाता है, इसलिए आप अपना सपोर्ट दीजिए। हम भी जो अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आपके बिना जो है, आपके सपोर्ट के बिना जो है संभव नहीं है चैनल को ग्रो करना। ओके, इसलिए जो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और ये हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट दीजिए हमें। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। ऑप्शन क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना, कहाँ पे नहीं हुई थी ये पूछा जा रहा है। कहाँ पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका गोरखपुर। गोरखपुर में जो है समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सरकार के उसके पैरेलल जो है दूसरा सरकार का गठ स्थापना किया जा रहा था, तो उस टाइम जो है गोरखपुर में नहीं हुआ था, बाकी जो है तामलुक में हुआ था। जो कि तामलुक कहाँ है, ये मिदनापुर बंगाल में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है, मिदनापुर बंगाल में स्थित है तामलुक। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हुआ था। सतारा कहाँ है, सतारा है महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना। सतारा कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। और बलिया कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, बलिया उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से संबंधित इतना फैक्ट है था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया। भारत में मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किस शासक के द्वारा पराजित होना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा मोहम्मद गौरी को पहली बार, तो ये हो जाएगा आपका भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जो है वो सबसे पहले मोहम्मद गौरी को जो है भारत में जो है आया और लड़ा इससे, और इस हार का सामना करना पड़ा। कब, 1178 से 1179 ईस्वी के बीच में जो है भीम द्वितीय से जो है इसका भिड़ंत हुआ था। गुजरात में हुआ था। गुजरात की राजधानी जो है अनहिलवाड़ा में। कहाँ पे, गुजरात की राजधानी जो है अनहिलवाड़ा में जो है इसका लड़ाई हुआ था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और वहाँ पे जो है मोहम्मद गौरी को जो है भीम द्वितीय से पराजय का सामना करना पड़ा था ये, और पहली पराजय थी मोहम्मद गौरी की इंडिया में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किसे फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था, ये डेट जो आपको याद रखना कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, 1908 में। तो इसके आरोप में जो है किसको जो है फांसी दे दिया गया था ये बताना है आपको। तो ये दे दिया गया था किसके द्वारा, किसको, खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दिया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड में। और मुजफ्फरपुर बम कांड जो है ये कब हुआ था, 30 अप्रैल जो है 1908 ईस्वी को हुआ था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन कौन शामिल थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है ये दोनों जो है शामिल थे, क्योंकि जो है मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की जो है हत्या करने का प्रयास किया गया था। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने के प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस कारण जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दिया गया था, और प्रफुल्ल चाकी जो है ये खुद को अपने आप को गोली से उड़ा लिए थे, गोली मार लिए थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतना फैक्ट था, उम्मीद करते हैं आपको ध्यान में रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। निम्न में से बताना है आपको किस क्षेत्र में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी, ये बताना है आपको। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था किस क्षेत्र में, तो ये मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रैयतवाड़ी जो है ये बंदोबस्त जो है किसके द्वारा, कहाँ पे लागू किया गया था, मद्रास के क्षेत्र में। ओके, और आपको पता होगा 3 तरह का जो है किस ये बंदोबस्त सिस्टम है। एक है रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो गया, उसके बाद स्थानीय जो है वो बंदोबस्त होता है, वो बिहार बंगाल में जो है बिहार बंगाल के साइड में लगाया गया था। और एक पंजाब में जो है महलवाड़ी सिस्टम लगाया गया था। कौन सा, महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम जो ये कहाँ पे लगाया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त जो है ये अस्थाई बंदोबस्त जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त जो है ये कहाँ लगाया गया था, बिहार और बंगाल में।
ओके। और इसके टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। महलवाड़ी के टाइम में हॉल्ट मैकेंजी था और रैयतवाड़ी के टाइम में थॉमस मुनरो था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये बताना है आपको। भगत जवाहर मल के द्वारा जो है किस आंदोलन या विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? इस दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको। तो ये किया गया था किसका? कूका विद्रोह का। कौन सा? कूका विद्रोह का नेतृत्व जो है भगत जवाहर मल के द्वारा नेतृत्व किया गया था और ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे? पंजाब के क्षेत्र में। याद रखना आपको, पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह। ये भी पूछ लिया जाता है कि कूका विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? कौन जो है दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था कि अंग्रेज जो है हमारे देश से जो है बहुत सारे धन को निकाल के ले जा रहे हैं, इसी के बेस पे जो है दादा भाई नौरोजी जो है धन के निकास के सिद्धांत दिए थे, तो उस पर विश्वास कौन नहीं करता था? दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको। कौन वह ऐसा व्यक्तित्व था जो इस पर विश्वास नहीं करता था? ये था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे ये विश्वास नहीं करते थे दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? जब गांधी जी जो है दांडी मार्च का स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किए थे, उस टाइम जो है उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये बताना है आपको। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड विलिंगडन? कौन थे उस टाइम गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे उस टाइम? तो ये थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे उस टाइम गवर्नर जनरल, जब जो है गांधी जी जो है 78 लोगों के साथ, कब कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो है ये जो है दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये 24 मार्च को स्टार्ट किया गया था। कब? 24 मार्च नहीं होगा, ये इसका इस भी थोड़ा भूल रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म हुआ था कब? 6 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल को। 14 मार्च होगा, 14 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक जो है ये दांडी मार्च का यात्रा हुआ था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 6 अप्रैल 1930 को जो है ये वहाँ पे पहुंचा था और नमक कानून को तोड़ा था। किसके द्वारा? नमक के विरोध में जो ये कानून मतलब कि ये दांडी मार्च किया गया था और वहाँ पे नमक कानून को भंग किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक द्वारा जो अस्थायी सेना रखने और उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? कौन सा शासक ऐसा था जो अस्थायी सेना रखता था और उसको जो नगद वेतन देने का जो शुरुआत इसी के द्वारा किया गया? तो ये किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसको जो है किस नाम से जाना जाता है? इसको सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है, जिसको द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया। और हुलिया प्रणाली जो इसी के द्वारा शुरू किया गया था। हुलिया प्रणाली जो है सैनिकों के लिए जो है हुलिया प्रणाली, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि अस्थायी सेना रखना और उनको नगद वेतन देना किसने शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे बादरायन। कौन थे? बादरायन जो है ये उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे, याद रखना है आपको। और जेमिनी जो थे वे पूर्व मीमांसा के। जेमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा पूछा जाएगा तो जेमिनी इसके प्रवर्तक थे, और उत्तर मीमांसा पूछा जाएगा तो बादरायन इसके प्रवर्तक थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ये बताना है आपको, दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प में परिवर्तन और लोहे में जंग लगना। कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन। ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, भौतिक परिवर्तन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और शरीर में भोजन का पचना, ये एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पच जाने के बाद दोबारा भोजन वापस नहीं लिया जा सकता। दूध से दही का जमना, दूध से एक बार दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। रिवर्स प्रोसेस जिसमें नहीं किया जा सकता वो जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, जैसे जल से जलवाष्प बना, फिर उसको जो है उसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जलवाष्प से जल में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक भौतिक परिवर्तन। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोहे में जंग लगना भी जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक पारसेक जो है, और पारसेक जो है ये किसका इकाई है? ये एक दूरी का इकाई है। किसका इकाई है? दूरी मापने का इकाई है पारसेक। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक पारसेक में जो है कितना होता है? ये होता है 3.08 10⁻16 मीटर होता है। कितना? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि समान होती है? किसी निश्चित तापमान पे जो है सभी गैस के अणु जो हैं, सभी गैस के अणुओं के निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि जो है वो समान होता है, ये बताना है आपको। कौन सा भौतिक राशि जो है निश्चित तापमान पे गैस के अणु के जो है उसके सभी भौतिक राशि समान होते हैं? ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कौन हो जाएगा? गतिज ऊर्जा जो है ये समान होते हैं। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार जो है ये दिया गया था कि किसी निश्चित तापमान पर सभी गैस के अणु जो है उसका गतिज ऊर्जा जो वो हमेशा औसत गतिज ऊर्जा जो वो समान रहेगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मनुष्य के जो है आहार नाल का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है यकृत। यकृत जो है मनुष्य के आहार नाल का प्रमुख भाग नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मुख गुहा जो है ये आहार नाल का भाग है। सबसे पहले हम लोग भोजन कहाँ पे डालते हैं? मुख गुहा में। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के होते हुए कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। और अमाशय के बाद कहाँ जाता है? आंत में अवशोषित होता है। तो मनुष्य के आहार नाल का प्रमुख भाग कौन सा है? यकृत। यकृत का अपना सेपरेट काम है, लेकिन ये जो है आहार नाल का काम जो ये स्टेप है मुख गुहा के बाद जाता है ग्रास नली, इसोफिगस जिसको बोलते हैं। ग्रास नली होते हुए कहाँ जाता है? अमाशय। अमाशय होते हुए इंस्टेंटाइन आंत में जाता है। तो ये जो है एलिमेंट्री कनाल होते हुए जाता है। ये प्रोसेस है आहार नाल का, एलिमेंट्री कनाल जिसको बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में जो है स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये होती है सेरिब्रम में। कहाँ पे होती है? सेरिब्रम में जो है ये स्मरण क्षमता होता है, जिसको प्रमस्तिष्क या अग्रमस्तिष्क का भाग, प्रमस्तिष्क कहा जाता है। ये अग्रमस्तिष्क का भाग होता है। सेरिब्रम जो है ये आगे वाला मस्तिष्क का भाग होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है स्मरण क्षमता होता है। इसमें मनुष्य की चेतना हो गया, सेरिब्रम में तर्क वगैरह हो गया, ये सारे सोचने की क्षमता हो गया। स्मरण क्षमता बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेरिबलम जो है ये अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है और ये गति नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन करता है। शरीर का संतुलन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है किसके द्वारा? सेरिबेलम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, ये बताना। और नहीं पूछा जा रहा है यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु जो है ये यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यूकैरियोटिक में कौन कौन आता है? ईस्ट आ गया, मानव आ गया, पादप आ गया, कवक आ गया, ये सब जो है यूकैरियोटिक जीव का है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक जीवों की संरचना जटिल होती है और उसमें केंद्र तथा विशेषकृत उपवंग जो है उपस्थित रहते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और जीवाणु जो है ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में कौन से आ गया? जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया। नील हरित शैवाल जो है ये किसमें आता है? ये आता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक जीव में आता है जीवाणु। ओके, बाकी तीनों जो यूकैरियोटिक में आता है, ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं इतने सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर का समन्वय प्रणाली, कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो कौन नियंत्रण करता है? तो ये नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिर्फ तंत्रिका तंत्र आपको टिक नहीं कर देना है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर जो शरीर का समन्वय प्रणाली जो है वो नियंत्रित करता है। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र के थ्रू जो है मस्तिष्क वगैरह हो गया, मेरुरज्जु वगैरह, ये सब जो है कंट्रोल किया जाता है। और अंतःस्रावी तंत्र के जो है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स जो निकलते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। इसलिए जो शरीर का समन्वय प्रणाली जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो इन दोनों से मिलके होता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं करके गलत आंसर टिक नहीं करना है आपको, सिर्फ तंत्रिका तंत्र। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तरंगधरी का एसआई मात्रक क्या है? तरंगधरी का जो एसआई मात्रक क्या है? तो ये होता है मीटर। तरंगधरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फ्रीक्वेंसी का हर्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसको इस बात को ध्यान रखना है। और इसको जो है तरंगधरी को किससे डिनोट किया जाता है? लेमडा से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना आपको, लेमडा से इसको निरूपित किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भार किलोग्राम जो है ये किसका मात्रक है? भार का केजी का मात्रक, केजी जिसको बोलते हैं भार किसी चीज़ को मापते हैं। और टाइम का मात्रक किसका है? सेकेंड जो है टाइम का
मात्रक। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्न में से क्या है? चीन का बताना आपको, राष्ट्रीय खेल निम्न में से क्या है ये बताना है आपको। तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। और याद रखना आपको, तीरंदाजी जो है ये किसका है? भूटान का। भूटान का जो है राष्ट्रीय खेल ये क्या है? तीरंदाजी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सबका क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट जो है ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सबका क्या है? राष्ट्रीय खेल है। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अमेरिका का क्या है? बेसबॉल है। अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? ये बेसबॉल है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी है। जल की अस्थायी कठोरता के लिए जो है ये उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की कठोरता के लिए ये उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लालटेन की बत्ती से केरोसिन का तेल को जो है किसके कारण ऊपर चढ़ता है? लालटेन की बत्ती में जो है तेल जो वह केरोसिन तेल जो वह किसके कारण ऊपर चढ़ता है ये बताना है आपको। तो ये चढ़ता है बत्ती के केशिकत्व क्रिया के कारण, कोशिका क्रिया के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण जो है ये बत्ती जो है तेल ऊपर चढ़ता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये तेल का चढ़ने के ऊपर प्रोसेस को इसको केशिकत्व बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु का नाभिक का आकार कितना होता है ये बताना है आपको। तो परमाणु का नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इसका त्रिज्या लगभग कितना होता है? त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। त्रिज्या जो है परमाणु का कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, जो कि याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए, केवल दिष्ट धारा डीसी के लिए, या दोनों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ट्रांसफार्मर जो है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट एसी के लिए किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रांसफार्मर के बारे में ये इतना, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये सिर्फ एसी के लिए जो है यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टूथपेस्ट बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने के लिए जो किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का। याद रखना आपको, कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CA3 होता है और PO4 का होल 2 होता है। क्या होता है? CA3 PO4 जो है ये PA4 का होल 2 ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट का जो है फार्मूला होता है। और ये टूथपेस्ट बनाने के काम आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, याद रखना आपको, CaCO3। और इसका प्रयोग जो कहाँ पे किया जाता है? सीमेंट में किया जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कैल्शियम कार्बाइड के बारे में एक तथ्य ध्यान रख सकते हैं आप कैल्शियम कार्बाइड जो है ये जल के साथ प्रतिक्रिया करके जो है एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जल से प्रतिक्रिया करके, कैल्शियम कार्बाइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? क्विक लाइम बोला जाता है। क्विक लाइम बोला जाता है किसको? कैल्शियम ऑक्साइड का जो है नाम है क्विक लाइम का, पूछ लिया जाएगा क्या नाम है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तंभ को और ख को सुमेलित करना, आपको इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो पाचन तंत्र जो है वो किससे सुमेलित होगा? तो ये होगा भोजन के पाचन से। पाचन तंत्र जो है भोजन के पाचन से सम्मिलित होगा। परिसंचरण तंत्र किससे होगा? तो ये रक्त परिवहन से होगा। जनन तंत्र किससे होगा? तो ये वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए होगा, नए जीवों का जन्म से होगा। और तंत्रिका तंत्र क्या होगा? शरीरों के कार्यों का नियंत्रण के लिए होगा। तो देख सकते हैं, आपको मिलान कर दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन किससे मैच खाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ने ओलंपिक में पहली बार जो है स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत के द्वारा जो है ओलंपिक में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण पदक कब जीता गया था? स्वर्ण पदक पे ध्यान रखना है आपको। स्वर्ण पदक सबसे पहले कब जीता गया था? ये 1928 के ओलंपिक में जीता गया था। हॉकी खेल में जीता था। किस में जीता था? हॉकी के खेल में जीता था सबसे पहले स्वर्ण पदक भारत ने ओलंपिक में। इस बात का आपको ध्यान रखना। और ये 1928 में हॉकी ये जो है ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये एम्स्टरडेम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एम्स्टरडेम में हुआ था। एम्स्टरडम में हुआ था, याद रखना, एम्स्टरडम में हुआ था आयोजित ये हॉकी 1928 का, जहाँ पे जो हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीता गया था।
तो ये थे आज के जीके जीएस सेट नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जरूर यूजफुल साबित होगा, सही साबित होगा। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस तरह के वीडियो, क्योंकि जो भी दोस्त लोग आपके तैयारी कर रहे हैं स्टडी वाले ग्रुप में, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दीजिए इस चैनल को ग्रो करने में, आपसे रिक्वेस्ट है ये। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।